नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज हम बात करने जा रहे हैं आधी आबादी यानी महिलाओं की। नवरात्र के मौके पर पूरे देश में मां के सभी स्वरूपों की पूजा की जाती है। देवी के मंदिरों में भक्तों का तांता देखने को मिलता है। कन्या भोज किए जाते हैं, यानी कन्याओं को देवी के स्वरूप मानकर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन एक स्याह सच ये भी है कि हमारे देश में महिलाओं के साथ अत्याचार भी खूब होते हैं। कहीं दहेज के लिए उसके लालच में महिलाओं को मार दिया जाता है, तो कभी बेटे की चाह में गर्भ में ही बच्चों का कत्ल कर दिया जाता है। आज भी हमारे समाज में ऐसे कुंठित लोग हैं जो महिलाओं को मनोरंजन की वस्तु या किसी बोझ की तरह समझते हैं, जबकि एक हकीकत ये भी है कि आज महिलाएं सभी क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। आज लोकतंत्र में ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब हर रूप में महिलाएं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, ऐसे में आधी आबादी के साथ भेदभाव क्यों? जिन कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर पूजा जाता है, उनके साथ अत्याचार क्यों? और सबसे महत्वपूर्ण, आखिर क्या वजह है कि महिलाओं के प्रति अभी भी कुछ लोगों की सोच और नजरिया नहीं बदला है? इस पूरे विषय पर हम तफसील से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। महिलाओं के कई रूप हैं। हर रूप में महिलाएं अपनी अहम भूमिका निभाती हैं। महिला एक माँ होती है जो अपने बच्चों के लिए जीती है और मरती है। खुद भूखे सोकर भी बच्चों को कभी भूखे नहीं सोने देती। एक बहन के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पत्नी के रूप में अपनी पति की ढाल बनकर चट्टान की तरह खड़ी रहती है। एक बेटे के रूप में माँ पिता को सम्मान दिलाती है। महिला के बिना संसार अधूरा है। वो जननी है, वो पालन करता है, वो जरूरत पड़ने पर विनाशकारी भी बन जाती है। वो कभी दुर्गा का रूप धारण करती है तो कभी काली रूप धारण कर दुश्मनों का संहार करती है। महिला अब अबला नहीं है, वो अपने आप को संभालना जानती है। लेकिन समाज में अब भी कुंठित मानसिकता के लोग भरे हैं जो महिलाओं को मनोरंजन का सामान समझते हैं, महिलाओं को बोझ समझते हैं। देश भर में माँ के रूपों की पूजा हो रही है। आज के दिन महिलाओं में देवी नजर आ रही है। लड़कियों को देवी मानकर लोग पूज रहे हैं। आज उन बच्चियों में देवी नजर आ रही हैं, जिसे पैदा होने पर समाज के कुंठित लोग रोते हैं। 9वीं के दिन कन्याओं को देवी तुल्य मानकर पूजा जाता है, लेकिन कुछ लोग नवरात्रि के बाद ये सब भूल जाते हैं। जिस बच्ची को देवी मानकर पूजते हैं, उसी के प्रति घृणा करते हैं, उसे बोझ मानते हैं। आज भी भारत में बहुत सारे गांवों में बेटी के जन्म लेने पर दुख मनाया जाता है और बेटा के जन्म लेने पर मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, उत्सव मनाया जाता है। आज हम जिसे देवी की तरह पूजते हैं, जिस बच्ची को देवी मानते हैं, उसी पर बुरी नजर डालते हैं। देश में बच्चियों के साथ ऐसा क्यों? क्या ऐसा करके देवी माँ के इन रूपों का अपमान नहीं कर रहे हैं? कन्याओं और महिलाओं के प्रति हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। देवी समान कन्याओं का सम्मान सिर्फ दुर्गा पूजा के दौरान क्यों? नारी तो वैसे माँ दुर्गा का ही एक रूप है, ठीक है। हमारे देश में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है लड़कियों की ग्रोथ में, लड़कियों के डेवलपमेंट के देखते हुए बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। लेकिन एक कहीं ना कहीं ये बात आ जाती है लड़कियों की सुरक्षा में पता नहीं किस भावना से हमारे यहाँ लड़कियों को बिल्कुल असहाय रूप से देखा जाता है। और उसमें हमारे कहने को तो इम्प्रूवमेंट हुआ है, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी जगह इम्प्रूवमेंट पाया गया, लेकिन फिर भी अभी इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है। हमें लगता है यहाँ पे लड़कियाँ बहुत ज़्यादा सुरक्षित नहीं हैं। लड़कियाँ बाहर निकलती है फिर भी डर के निकलती है। नाइट टाइम में वैसे प्रॉब्लम होती है, डर लगा रहता है कि कोई घटना ना हो जाए या कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, वो ज़्यादा वो रहती है। इसमें कोई सेफ्टी नहीं है ज़्यादा कि नाइट टाइम के लिए लड़कियों को कभी एग्ज़ाम होता है बाहर, कभी कुछ, उस टाइम भी डर लगा रहता है कि कभी कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। बाकी तो बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट भी हुआ है। थोड़ा बहुत गर्ल्स को भी सिक्योर रहना चाहिए अपनी सेफ्टी को लेकर। मतलब नाइट आउट पे क्यों जाना है आपको? अपनी सिक्योरिटी के लिए अगर हो तो अपने आप में रहो ना। आज महिलाएं सिर्फ चूल्हा चक्की तक सीमित नहीं है। महिलाओं ने पुरुष से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में अपना मुकाम बनाया है। महिलाएं आज आसमान में उड़ रही हैं। महिलाएं आज सियासत से लेकर हर क्षेत्र में
समाज को आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। देश में आधी आबादी महिलाओं की है, लेकिन अब भी समाज में ऐसे दुशासन बैठे हैं जिनके लिए महिलाएं सिर्फ मनोरंजन की चीजें हैं। जब हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, माँ काली की पूजा करते हैं, तो फिर महिलाओं का अपमान क्यों? महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार क्यों? हम दुर्गा पूजा मना रहे हैं, देवी पूजा कर रहे हैं, लेकिन घर में जो देवी हैं उसका अपमान क्यों? ये आजकल ये सब गुंडागर्दी यही सब है। हम लोग एज हो गए तब भी हमको 8 बजे के बाद 7 बजे के बाद डर रहता है। थोड़ा सा कोई अगर अच्छा कपड़ा पहने सबे तो फिर डर रहता है जो कहीं कोई कुछ नहीं हो जाए। अपना सम्मान अपने हाथ में है। सरकार से ज्यादा तो आपस में जो लोग हैं, ह्यूमन बींग्स है, वो खुद सोचें। अगर अपने घर में अपने बहन को वो इस तरह से नजर से देखते हैं तो बाहर भी सबको कम से कम थोड़ा सा सेफ हो तो देखें। हर किसी को देखकर ही बुरी नजर लगना जरूरी नहीं है। महिलाओं को सम्मान हमेशा मिला है और मिलता रहा है। बस ये है कि फर्क हम लोगों के नजरिए का है। जैसे अभी कहा गया कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। क्यों नहीं सुरक्षित हैं? हमारी सरकार इसमें भरसक प्रयास कर रही है और लगातार प्रयास है। आज हमारी बेटियां, मेरी स्वयं की बेटी रात के 12-12, 1-1 बजे तक अप डाउन करती है। तो ये सेल्फ डिपेंड अपने पे आना चाहिए। देश बदल रहा है, जमाना बदल रहा है, लेकिन हमारी सोच अब भी पुरानी है। अब भी कई जगह ऐसा है जहां महिलाओं को जाने तक नहीं दिया जाता है, जहां महिलाओं का जाना बैन है। आखिर महिलाओं के प्रति हमारी सोच कब बदलेगी? कब तक हम महिलाओं को अपमानित करते रहेंगे? एक तरफ हम दुर्गा की पूजा करते हैं, उन्हें देवी मानते हैं, और दूसरी महिलाओं का अपमान करते हैं। आखिर क्यों? समाज की सोच कैसे बदलेगी? कब तक कुंठित मानसिकता वाले लोग इस समाज को गंदा करते रहेंगे? कब तक महिलाओं की इज्जत तार तार होती रहेगी? कब तक हमारे बीच का रावण जिंदा रहेगा? हम तो यही कहेंगे, सोच बदलो तभी समाज बदलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। जी हाँ, तो ये कहा जा सकता है कि जो भारत देश है वो विडंबनाओं और विरोधाभासों का देश है। अगर यहाँ की बात करें तो जाहिर तौर पे कहा जा सकता है कि नवरात्र के दिन माँ की प्रतिमा के सामने लोग हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, लेकिन उस पंडाल का फायदा तभी उठाने लग जाते हैं जैसे ही उनके हाथ नीचे आते हैं। वैसे हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, कहते हैं कि जय माता दी, लेकिन उसके बाद जो उनकी मानसिकता है वो किस तरह की होती है ये आप सभी जानते हैं। इस पूरे विषय पर हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर सपना बंसल जी हमारे साथ हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सपना जी, बहुत स्वागत है आपका। अमनप्रीत कौर जी हमारे साथ हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सपना जी, सबसे पहला सवाल आपसे है, ये किस तरह की मानसिकता के लोग हैं जो नवरात्र में 9 दिन माँ देवी की पूजा करते हैं, विधि विधान के साथ अर्चना करते हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरह से उनका नजरिया बदलता है, जिस तरह से उनकी जो मानसिकता है वो सामने आती है। आज छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, तो क्या है ये, क्या सोच है लोगों की और क्या नजरिया है लोग? सबसे पहले मैं APN चैनल को धन्यवाद करूंगी। ये ऐसा संजीदा टॉपिक है जिस पे हर रोज चर्चा होनी चाहिए। समाज का दृष्टिकोण बदलना चाहिए। हम कहते हैं यत्र पूजनते रमनते तत्र देवता, लेकिन जहाँ नारियों का सम्मान ही नहीं है, उनकी अपनी उन्हें अस्मिता बचाने के लिए इतने प्रयास करने पड़ रहे हैं, वो क्या? नारी को हम कहते हैं, नारी कभी प्रेम की सर्वोच्चता पर राधा बन जाती है, तो कभी मातृभूमि पर प्राण न्यौछावर कर झांसी की रानी बन जाती है, कभी अंतरिक्ष में जाकर सुनीता विलियम तो कल्पना चावला बन जाती है, तो कभी खेल के मैदान में सहना नेहवाल और साइना मिर्जा बन जाती है, कभी त्याग और आत्मसमर्पण कर पन्ना धाय बनती है, तो कभी राजनीति के दुर्गा समझे जाने में इंदिरा और सुषमा कहलाती है, प्रबंध और शीर्ष उद्यमों में सावित्री जिंदल बन जाती है, तो कभी नीरजा बन मातृभूमि का मान और सम्मान बचाती है। स्त्री गौरवशाली रही है, इतिहास हमारा रहा है कि नारियों का सम्मान है। लेकिन विडंबना ये है, हिंदुस्तान में ही पूरे विश्व में यदि आंकड़े देखे जाएं तो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में रेप के मामले हैं, सबसे ज्यादा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे
रहे तो हैं, लेकिन वो घरों तक सीमित है। घरों में ही सबसे ज्यादा अत्याचार है, सबसे ज्यादा अत्याचार है, और उनके लिए सभी को आगे आना पड़ेगा। मैं आपको एक किस्सा बताना चाहूंगी। ये मेरठ में खरकोंदा गांव से थोड़ी दूर का है। यहाँ से 10 साल पहले का केस है। मैं नेहा जी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे उस केस को सुनकर, और आपको भी लगेगा कि स्त्री की कैसी विडंबना है। उस स्त्री, मैं नाम बदल के आपको बताना चाहूंगी, उनका नाम सुषमा था, खरकोंदा गांव के पास में रहने वाली थी। उनकी 3 बेटियां पैदा हो चुकी थी, और उनके पिता ने, उनकी सास ने खुद कहा कि यदि चौथी बेटी हुई तो तुम घर में नहीं रहोगी। वो स्त्री बड़ी परेशान थी कि क्या करें, और उसे बेटी के लिए, जन्म के लिए उसे अपनी खुद की चिंता हो रही थी, और 3 बच्चियों को देखती थी तो परेशान हो जाती थी। सास का प्रेशर था, ससुर का था, नंद का था, जेठ का था, जेठानी का था, सबका था। वो महिला बहुत ज्यादा परेशान रही। दुर्भाग्य से उसके बेटी पैदा हुई, उसे घर से बाहर निकाल दिया गया, और हॉस्पिटल में जब वो बैठी हुई थी तो उसका खुद का भाई आया। उन्होंने कहा कि मैंने जीजाजी से बात कर ली है, यदि इस बेटी को ठिकाने लगा के आप आ जाओगी तो आपका कोई भी बाल बाका नहीं करेगा, आपका घर में स्वागत है। मैं ध्यान दिलाना चाहूंगी, खुद के भाई ने ये शब्द बोले। उस महिला ने सोचा मैं क्या करूं। वो हॉस्पिटल के बाहर कड़कड़ाती ठंड में उसने बच्ची को पैदा किया था, दिसंबर की बात थी। उसने बाहर खुले में छोड़ दिया कि इस लड़की को मर जाने दो। नवजात शिशु की बात कर रही हूं मैं आपको। उस लड़की को खुले में छोड़ दिया गया। वो लड़की पूरी रात नीली पड़ गई खटिया पे, आपने उसकी तकलीफ नहीं देख सकते। वो महिला उसको देखती हुई कोने में रोती रही, और उसकी आंखों में खून नहीं, आंसू था कि आज मुझे अपनी बच्ची को मारना पड़ रहा है। जब पूरी रात होने के बाद में वो डरते डरते गई, बच्ची की चीखें बंद हो गई थी, तो उसे लगा कि मेरी बेटी मर गई होगी। जब वो जैसे ही पास गई तो उसकी हिचकी बन गई कि अब मुझे रोना शुरू करना होगा, और मैं अपने पति के साथ में रह सकती हूँगी, क्योंकि 3 बच्चियां मेरे पास में हैं। नेहा जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, जब वो उसके पास में गई, उस बच्ची की सांसें चल रही थी, उस माँ के अंदर मातृत्व जिंदा हो गया। बोले जब ये पूरी रात ये लड़की जिंदगी के लिए लड़ सकती है, तो मैं पूरे संसार से इस बेटी के लिए लड़ूंगी। और उसने उसी दिन अपने पति का घर छोड़ दिया, उस बेटी को पढ़ाया, 3 बच्चियों के साथ में 4 बच्चियों की परवरिश करी। और आप विश्वास नहीं मैं आपको दिलाना चाहूंगी, आज IAS ऑफिसर है उनकी बेटी। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, मेरी भी मर्यादा है। IAS ऑफिसर है, और 3 बच्चियों को उसने इतने पदम शिखर तक पहुंचाया जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। उस महिला ने लड़ाई लड़ी, सब कुछ छोड़ दिया। ये स्थिति हमारे हिंदुस्तान बिल्कुल, ये स्थिति हमारे हिंदुस्तान में है, जो कि वाकई बड़ी शर्मनाक है। इस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, और जाहिर तौर पे इस पे आगे बढ़ने की जरूरत है, कदम उठाने की जरूरत है। लेकिन क्या कदम उठाए जा रहे हैं, और क्या जिस तरह के कानून बन रहे हैं, और क्या जिस तरह के दिशा निर्देश दिए जाते हैं, क्या उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये भी एक बड़ा सवाल बन जाता है। हमारे साथ आकृति भाटिया जी हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आकृति जी, बहुत स्वागत है आपका। सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से नवरात्र के दिन हम 9 दिन माँ देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं, भारतीय समाज में स्त्री को भी एक माँ के रूप में पूजा जाता है, या यूं कहे कि बहन के रूप में देखा जाता है, एक पत्नी के रूप में देखा जाता है, बच्चियों को देवी का रूप माना जाता है। लेकिन उसी समाज में कुछ ऐसे भी दरिंदे हैं जो कि 9 दिन माँ देवी की पूजा करते हैं, लेकिन 10वें दिन उनकी जो मानसिकता है वो बदल जाती है। ऐसे लोगों का क्या किया जाए, उनका नजरिया किस तरह से बदला जाए, उनकी सोच कैसे बदली जाए? जी, क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी जी, सुन पा रहे हैं आपको। जी, देखिए, आपने बिल्कुल सही बोला कि एक तरफ जो है देवी बना के पूजा जाता है महिलाओं को, और फिर 10वें दिन सारा कुछ हो जाता है। लेकिन आप मानेंगे नहीं कि 9 दिनों में भी ऐसा नहीं है कि हमें घटनाएं सुनने को नहीं मिलती। तो बात ये नहीं है कि आप एक तरफ जो है देवी बनाकर पूजे, या माँ की या बहन के रूप में देखें। ये बहुत जरूरी है कि स्त्री को बस स्त्री के मायने में अगर देख लिया जाए, एक ह्यूमन बीइंग के तरह ही एक बराबर का दर्जा मिल जाए, हमें बस उसी की ही मांग, उतनी ही मांग रखनी चाहिए। उससे बहुत ज्यादा हमें एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए और मांगना भी नहीं चाहिए। और जो अभी हम रही बात इतनी सिविल सोसाइटी में भी जागरूकता देखते हैं कि कहीं ना कहीं इतने सारे NGOs हैं जो महिलाओं की बात करते हैं, महिला एम्पावरमेंट की हर जगह बात चलती है, मगर फिर भी हम देखते हैं कि केसेस में कोई कमी आ नहीं रही है, बल्कि कहीं
बढ़ ही रहे हैं। आप हरियाणा में आंकड़े देख लीजिए, और ये सारी चीजें बहुत बेहद तरीके से जुड़ी हुई हैं। आप देखिए स्कूल एजुकेशन में जो एनरोलमेंट है और जो ड्रॉप आउट रेशियो है वो कहीं ना कहीं इसीलिए भी कम है। नॉर्थ इंडिया की अगर मैं बात करूं तो वो लिटरेसी से भी जुड़ा हुआ है, और ये जो मानसिकता है ये हमें अपने घरों से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। हम ये नहीं सोच सकते कि जी हम बाहर आके देखें कि कितना जो है लोगों में बाहर स्ट्रीट लाइट है कि नहीं, सेफ्टी की पूरे जो प्रोविजन है वो है या नहीं, या शासन और प्रशासन का क्या इसमें पूरा मानसिकता है, क्या रोल है, क्या कैपिटल पनिशमेंट से बात बदल जाती है, ये भी एक इम्पोर्टेंट डिबेट है। पर कहीं ना कहीं घरों से ये चीज चालू होती है। आप देखेंगे आज भी गैर बराबरी जो घर के स्तर पे है वो बहुत ज्यादा सफल तरीके से ऑपरेट करती है। हमें डायरेक्ट उस पर आना है। क्यों है कि रात के 8 बजने के बाद जो है सब लोग घबराने लगते हैं, महिलाएं खुद घबराने लगती कि हम जल्दी से घर पहुंचे। ऐसे सोचे कि चलिए सारी महिलाएं मिलकर 8 बजे के बाद और ज्यादा अपनी पब्लिक प्रेजेंस दिखाने लगे। ऐसा ही होता है ना कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी हमें कितने को लगता है कि चलिए कई महिलाएं होंगी, तो इसीलिए चलिए आकृति जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। अमन जी सवाल आपसे है, क्योंकि अगर हम आज के लोगों की मानसिकता की बात करें तो क्या आपको लगता है कि आजकल, क्योंकि हम आजकल लड़कियों के मामले में रिश्तेदारों पर भी भरोसा नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा मामले इस तरह के सामने आते हैं जब बच्चियों के साथ रेप की जो वारदातें हैं वो होती है। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर क्या अब इस तरह की मानसिकता के लोग हैं या फिर पहले से ही जो ये मानसिकता है लोगों की रही है? मानसिकता तो पहले से ही लोगों की रही है, पर पहले केसेस थोड़े कम होते थे। अब ऐसा ज़माना है कि हर साल रेप के मामले सिर्फ दिल्ली में ही 3 गुना बढ़ जाते हैं। बहुत ही दुख भरी बात है, बहुत ही बुरी बात है। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती, ना तो पुलिस कंट्रोल कर सकती है। इसको कंट्रोल करने के लिए लोगों की मानसिकता को बदलना चाहिए। जैसे हरियाणा में स्लोगन चला था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो मैंने एक फिल्म देखी थी बेटा पढ़ाओ बेटी बचाओ। उसमें ये था कि हमें मानसिकता बदलनी है अपने बेटे की, हमें मानसिकता बदलनी है मेल मेंबर्स की, ना कि बाहर के अपनी फैमिली मेंबर्स के भी। उनको इतना अवेयर करो कि वो लेडीज की, वो विमेन की रिस्पेक्ट कर सकें। सिर्फ 9 दिन ही क्यों, सिर्फ 9 दिन ही हम देवी रूप की पूजा क्यों करते हैं? सिर्फ कंजकों वाले दिन हम लड़कियों की क्यों तलाश में रहते हैं कि कंजके आ जाएं, हम उनके पैरी हाथ लगाएंगे, हम उनकी पूजा करेंगे, हम उनको टीका लगाएंगे, हम उनको पूजा में बिठाएंगे, उनकी पूजा करेंगे। तो बाकी साल के दिन क्यों नहीं पूजा की जाती स्त्री रूप की? स्त्री रूप जो कितने रिश्ते, कितने प्यार से, कितने शिद्दत से निभाती है। वो एक माँ भी है, एक बहन भी है, एक बेटी भी है और एक पत्नी भी है। तो इतने सारे रिश्ते अगर एक विमेन जो है वो अपनी प्यार से आराम से निभा सकती है, तो आदमी लोगों को सिर्फ उसको रिस्पेक्ट ही तो देनी है। मैं कहती हूँ कल ही दशहरा आ रहा है, कल रावण को लोग जलाएंगे। रावण को बोलते हैं कि वो बिल्कुल बुरा आदमी है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वो सीता जी को ले गया। पर रावण की एक खूबसूरती को वो नहीं देख पाते। रावण की कितनी खूबसूरती थी वो हमारे लोगों को नजर नहीं आती। एक बात सोचो, वो सीता जी को उठा के ले गया, उसकी बुरी नजर सीता जी पे थी, पर क्या उसने सीता जी के पूछे बिना, सीता जी की इच्छा शक्ति के बिना उसके साथ कोई संबंध बनाए? नहीं बनाए, क्योंकि वो लेडीज की रिस्पेक्ट करता था। और वो कितना अच्छा भाई था, सिर्फ अपनी बहन का दुख उससे देखा नहीं गया। शूर्पणखा ने जैसे ही उसको बताया कि ऐसे ऐसे लक्ष्मण ने मेरे साथ ये कर दिया, वो कर दिया, तो उसने अपनी बहन के साथ उसका प्यार था, अपनी बहन के लिए उसके मन में रिस्पेक्ट थी, जो वो लक्ष्मण जी के ऊपर अटैक करने चला गया। तो रावण की जो खूबसूरती है को वो स्त्री जात की कितनी कदर करता था, कितनी रिस्पेक्ट करता था, उसको देखना चाहिए। कम से कम रावण से ही कुछ सीख लो। हमारे देश में जो भी ये जो समाज है एक्चुअली नेहा जी पुरुष प्रधान समाज है। यहाँ पे वो बातें मानी जाती हैं जो पुरुष बोल देते हैं। पर यहाँ पे अगर हरियाणा में बोला गया है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो वहां से क्या कल्पना जी नहीं निकली? कितना उनकी सोच बदली है। और ये सिर्फ सोच बदलने का तरीका है, सिर्फ अपनी मानसिकता बदलने का तरीका है।
अगर आप किसी को बुरी नजर से देखोगे नहीं तो आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। बिल्कुल। आप ये क्यों नहीं सोचते कि आपके घर में बेटी है, आप ये क्यों नहीं सोचते आपके घर में माँ है, आप ये क्यों नहीं सोचते आपके घर पे बहन है। तो जो दूसरी लड़कियों की तरफ आपकी बुरी नजर जाती है वो भी भाई किसी की बहन है। बिल्कुल। चलिए, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर साधना जग्गी जी जुड़ गई हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। साधना जी, बहुत स्वागत है आपका। साधना जी, सवाल आपसे है, क्योंकि जिस तरह से अमन जी को आप सुन रहे होंगे, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो हमारा समाज है, जो हमारा देश है, वो पुरुष प्रधान देश कहा जाता है। ऐसे में महिलाएं आज कंधे से कंधा मिला के पुरुषों के साथ चल रही है, लेकिन बावजूद इसके आधी आबादी को आज भी वो सम्मान नहीं मिल पा रहा जिसकी वो हकदार है। क्या वजह इसके पीछे आप मानती हैं? साधना जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? हेलो जी साधना जी, सवाल इस बात का है कि आज हमारे देश को ये समझा जाता है, हमारे समाज को ये समझा जाता है कि पुरुष प्रधान देश है, लेकिन आधी आबादी जो आज है वो कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ चल रही है। बावजूद इसके जो आधी आबादी को सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान उसे आज भी नहीं मिल पाता। क्या वजह इसके पीछे मानती हैं आप? साधना जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? हेलो जी, बोले जी। क्वेश्चन प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। सायरा जी, आप हमें सुन पा रहे हैं क्या? ताहिरा जी, सुन पा रही हैं आप हमें? हाँ, अब बोलिए क्वेश्चन। जी, आवाज ताहिरा कट रही है जी, बहुत। ठीक है। ताहिरा जी, सवाल मेरा ये है, क्योंकि हमारे देश को पुरुष प्रधान जी। देश कहा जाता है और यहाँ पर आज जी। जो महिलाएं हैं वो पुरुषों से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। चाहे किसी भी फील्ड की बात की जाए, आज हर फील्ड में महिलाएं हैं। देश का नाम रोशन करने में भी महिलाएं आगे हैं। अगर पढ़ाई में देखा जाए तो भी लड़कियों ने बाजी मारते हुए वो दिखाई देती हैं। हर क्षेत्र में महिलाएं कंधे से कंधा मिला के पुरुषों के साथ चल रही है। बावजूद इसके जो सम्मान महिलाओं को मिलना चाहिए वो सम्मान आज भी नहीं मिल पाता। क्या वजह इसके पीछे? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पुरुष प्रधान समाज है, जहां पर महिलाएं बेशक लड़ रही हैं, अपनी अधिकारों के लिए लड़ रही, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए लड़ रही, लेकिन जो अधिकार उनको मिलने चाहिए अभी वो लड़ाई चल रही है। ये एक बड़ी वैसी टनल है जिसमें अब रोशनी कहीं दिखने लगी है। ये हम महिलाओं ने, महिला संगठनों ने लड़कर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनवाया है। वरना आपको याद होगा कि पुरुष प्रधान समाज, हमारे सांसद कहते थे कि महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित चार दीवारी में हैं। ये लड़के हमने कहा कि नहीं, महिलाएं सबसे ज्यादा प्रताड़ित चार दीवारी में है, और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 हमारे हाथ में आया। उसके बाद सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड वर्क प्लेस, हमारी महिलाएं जो वर्क प्लेस पे काम करती है उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है। वो कई बार अपनी बात दर्ज नहीं करा पाती क्योंकि वो डिपेंड करती है उस सैलरी पर, या इंटायर फैमिली उनकी उस सैलरी पर डिपेंड करती है। तो हमने ये कहा कि वहां पर एक हम महिलाओं ने लड़के झगड़ के ये कानून बनाया कि वो महिलाएं जो बराबर से पुरुषों के साथ चल रही हैं, आपने भी कहा सभी क्षेत्र में महिलाएं आगे चल रही हैं, तो वो महिलाएं जो आगे चल रही हैं पुरुषों के साथ, वो पुरुष प्रधान समाज में लोगों को नहीं अच्छा लगता कि महिलाएं आंख में आंख डाल के बात करें, बराबर से शोल्डर टू शोल्डर चलें, और हर उन नौकरियों पर जिसमें कभी पुरुषों का पूरा उनका हक था, वर्चस्व था, वहां पर महिलाएं भी अब आगे आए। तो जाहिर है उनको प्रताड़ित करते हैं, क्योंकि मैं बार बार कहती हूं कि हीनियस क्राइम, रेप जैसा भी बहुत बार महिलाओं के साथ होता है। एक हथियार की तरह पुरुष प्रधान समाज इसको यूज करता है, वेपन की तरह, विमेन की डिग्निटी को तोड़ने के लिए। उसका भी कानून हम लड़के लाए, तो हमारे पास कानून टूल्स हुए, लेकिन ये लड़ाई अभी चल रही है क्योंकि मानसिकता नहीं बदली है। लेकिन हम बार बार कहेंगे हम मानसिकता बदलने का इंतजार नहीं करेंगे। निर्भया के बाद जस्टिस वर्मा कमेटी गठित हुई, जिसमें हम सब महिलाओं ने, महिला संगठनों ने, वीमेन एक्टिविस्ट ने अपने इनपुट दिए। एक मजबूत कानून हमारे हाथ में आया, जिसमें अगर FIR तक थाना इंचार्ज नहीं दर्ज करता है तो थाना इंचार्ज को जेल का प्राविधान है 2 साल का। लेकिन उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा प्रदेश, जो राजनीति की दशा और दिशा को तय करता है, 2 अभी तक
ऐसे हैं थाना इंचार्ज जो जेल गए हैं। तो आप सोच सकते हैं कानून है, लेकिन कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, सिर्फ मेरे नारे चल रहे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। उन्नाव का केस आपने देखा, किस तरह से बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, बलात्कार होने के बाद एफआईआर दर्ज करना, एक मुहिम, जबकि हमारे पास कानून था, जस्टिस वर्मा कमेटी की गठित होने के बाद कानून हाथ में था, फिर भी एफआईआर दर्ज करने में समय लगा। अभी आपने शाहजहांपुर वाला केस देखा, बच्ची कह रही जो लॉ की स्टूडेंट है कि मेरे साथ बलात्कार हुआ, बलात्कार की धारा नहीं लगी, 376C लगाई गई, 2 लगाया जाना चाहिए था। तो ये तमाम चीजें हैं, सिर्फ ये कह देने से कि महिला के सम्मान में हम मैदान में हैं, इससे काम नहीं चलेगा। आप जो कह रहे हैं, जो आप बात कह रहे हैं, वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, जमीन पे उतारनी चाहिए, तभी ये बात पता चलेगा कि महिलाओं के सम्मान के लिए आप आगे खड़े हैं। बिल्कुल, या आधी जमीन के लिए आप आगे खड़े हैं। बिल्कुल, तो ये बात है कि पूरी तरह से कानून इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। बिल्कुल, हम बार बार कह रहे हैं, अभी इन्होंने किया है फास्ट ट्रैक कोर्ट का 75 डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में, लेकिन बन जाने चाहिए फास्ट ट्रैक कोर्ट, क्योंकि जो भी विटनेस होता है वो हॉस्टाइल हो जाता है, और जो ये हीनियस क्राइम करते हैं वो क्राइम करके निकल जाते हैं, और जाहिर है ये एक प्रेसिडेंट सेट करता है कि दूसरे भी क्राइम करने की हिम्मत रखते हैं। अगर कन्विक्शन रेट बढ़ जाए तो लोगों की हिम्मत टूट जाएगी। बिल्कुल, 1975 में 41% कन्विक्शन रेट था, अब 29% कन्विक्शन रेट है। ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें कन्विक्शन रेट को 100% पहुंचाना है। अगर महिलाओं की सुरक्षा पॉलिटिकल विल है, तो हमें जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को गठित करना होगा सब जगह, और जल्द से जल्द निस्तारण करना होगा इस तरह के केसेस का, तभी हम ये बात कह सकते हैं कि हम महिला के सम्मान में हैं। या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जब बिटिया पढ़ी नहीं, कैसे पढ़ेगी? जब लड़कियां स्कूल जाती हैं उनको छेड़ा जाता है, कितनी बार आत्महत्या कर ले रही हैं, तो क्यों इतना समय लगता है? बिल्कुल, तमाम नारे दिए जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी को बचाओ, तमाम तरह की बातें कही जाती है, लेकिन क्या उसको ठीक ढंग से लागू किया जाता है, ये एक बड़ा सवाल बन जाता है। ठीक है, सपना जी से मेरा सवाल है। सपना जी, निर्भया का जब केस हुआ था तो तमाम लोग सड़कों पर उतर आए थे, नारेबाजी हुई थी, आवाज बुलंद की गई थी, लोगों ने प्रदर्शन किया था, जंतर मंतर पर आपने देखा था कि जो नजरिया था वहां पर, जो वहां का नजारा था वो बिल्कुल अलग था। लोग मोमबत्तियां लेकर सड़कों पर उतर गए थे, लगातार नारेबाजी की गई थी। उसके बाद एक कानून भी बनाया गया, पॉक्सो एक्ट बनाया गया, और ये कहा गया कि अब इससे हो सकता है कि जो इस तरह के केसेस है उसमें कमी आए। लेकिन जो आंकड़ा बताता है, 2011 में 24,206 रेप के केसेस हुए, 2012 में 24,923 रेप के केसेस हुए, 2013 में 33,707 हुए, 14 में 36,735 केसेस हुए, और 2015 में जिस तरह से 34,615 केसेस हुए। ये जो आंकड़ा है 2015 तक का है, लेकिन सवाल इस बात का है, जो आंकड़ा है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सवाल इस बात का है कि क्या किया जाए कि इस तरह की जो मानसिकता है लोगों की, उसमें कम से कम बदलाव हो। नेहा जी, आपके प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है। आंकड़ा जैसे जैसे संख्याएं बढ़ रही हैं, हम 2011, 12, 13 आप देख रहे हैं अपराध रेट बढ़ रहा है, तो मानसिकता कहीं ना कहीं खराब हो रही है, मानसिकता में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। एक दिन हमने 16 दिसंबर को यदि कैंडल मार्च निकाल लिया और हम सोचते हैं कि हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई, तो माफ कीजिएगा, आप पूरे तरीके से गलत हैं। आज भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, जितने भी केसेस हो रहे हैं, बलात्कार के हो रहे हैं, घरेलू हिंसा हो रहा है, या कोई भी हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली घर का ही व्यक्ति इन्वॉल्व है। इसमें सरकार का जो रोल है वो कम हो जाता है। इसमें जिम्मेदारी जो बनती है वो परिवार की जिम्मेदारी बनती है, नैतिक मूल्यों की जिम्मेदारी बनती है। हमने ये तो बता दिया कि बेटे आप लोग रात में 12 बजे तक आ सकते हैं, लेकिन बेटियों के लिए क्या सुरक्षा के मापदंड हमने तय किए, ये हमें समझना पड़ेगा, ये हमें जानना पड़ेगा। आज भी आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, 1000 लड़कों पे आज भी 868 लड़कियां हैं। तो कहां हमारी बेटियां जन्म ले पा रही हैं? जब बेटियां जन्म ही नहीं लेंगी तो बहू कहां से आएगी, और बहू नहीं आएगी तो ये संसार, ये प्रकृति कैसे चलेगी? तो निश्चित रूप से हमें तय करना होगा। सिर्फ बातों से या विचारधाराओं से चीजों का कोई मूल्यांकन नहीं हो सकता। कठोर कदम उठाने चाहिए, कानूनी व्यवस्था में लेकर आना चाहिए। राजनीतिक पार्टियों को राजनीतिकरण में महिलाओं को 33% का जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं देना चाहिए। जब तक सारी राजनीतिक पार्टियां आकर महिलाओं के लिए
अपनी सोच नहीं बदलेंगी तब तक ये कार्यक्रम आगे नहीं चल सकता। क्योंकि सिर्फ जैसे ही आपने देखा होगा इलेक्शन आते हैं तब 2-4 महिलाओं को सीट दे दी जाती है, लेकिन ये आंकड़े भी बताते हैं और ये बात सच भी है कि जिस जिस कार्यों में महिलाएं हैं वो कार्य में ईमानदारी की हम ज्यादा उम्मीद करते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा, ये विचार करना पड़ेगा कि राजनीतिक पार्टियों को कहीं ना कहीं महिलाओं को सिर्फ शब्द के नाम पर आप सम्मान ना दीजिए, ये 9 दिन के नाम पर आप सम्मान मत दीजिए। एक दिन आपने रावण जला दिया, उससे रावण, आपके अंदर का रावण खत्म नहीं होगा। आपको हर रोज एक रावण जलाना होगा और उसके लिए हर व्यक्ति को एक कसौटी पे अपनी उतरना पड़ेगा और ये प्रण लेना पड़ेगा कि मुझे स्त्री का सम्मान करना है, चाहे माता के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में हो, चाहे बेटी के रूप में हो या सहयोगी के रूप में हो। आज महिलाएं हर क्षेत्र में काम कर रही हैं, कल्पना चावला जैसी और भी बहुत अद्भुत हर क्षेत्र में है, लेकिन फिर भी वो कितनी सुरक्षित हैं, वो उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि घर से बाहर निकलते ही आप देखिए किस तरीके का वो माहौल झेलती हैं। मैंने बहुत सारी बेटियों से बात की है, मैंने बहुत सारी महिलाओं से बात की है, उन्होंने कहा मजबूरी है हमारी काम करना, लेकिन हमें पता है कि हमें कैसी निगाहों का सामना करना पड़ता है। हमारे अपने लोग ही हमें ऐसे देखते हैं कि हम वस्त्र में होते हुए भी अपने आप को निवस्त्र महसूस करते हैं। तो ये चीजें हमें समझनी पड़ेंगी कि समाज का जब तक नजरिया नहीं बदलेगा, ये 16 दिसंबर की एक दिन की कैंडल मार्च से कभी भी ये देश बदल नहीं सकता। नेहा जी, सोच बदलने की जरूरत है। कड़े कानून और भी आने, चाहे आप कितने भी कानून ले आइए, लेकिन जमीनी आ गए हैं, लेकिन कानूनों पर इम्प्लीमेंट नहीं होता है और लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि अगर वो इस तरह की वारदात को अंजाम देंगे। कानून लाना चाहते हैं आप लोग, इम्प्लीमेंट करने की बात कीजिए, बिल्कुल कन्विक्शन रेट बढ़ाने की बात बिल्कुल कीजिए। इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा, वही हम कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। आपके शब्दों को काटते हुए बोलती हूँ कि महिलाएं सबसे ज्यादा महिला का अत्याचार करती हैं। आंकड़े उठा के देखिए, सबसे ज्यादा सास ही बहू को अत्याचार में लाती है। तो सामाजिक दृष्टिकोण से आप पहले सोच को समझिए, घर की नैतिक कहाँ से शुरू हो रही है। पुरुष प्रधान में मान सकती हूँ, बच्चों को समझाना चाहिए, बाप को भी समझाना चाहिए। आती है उसमें कहीं ना कहीं कोई स्त्री ही महिला की दुश्मन होती है। पॉलिटिकली इसका रिड्रेसल हो सकता है, अगर पॉलिटिकल विल है तभी होगा। और आज हम बात करने जा रहे हैं आधी आबादी यानी कि महिलाओं की। नवरात्रि के मौके पर पूरे देश में मां के सभी स्वरूपों की पूजा की जाती है। देवी के मंदिरों में भक्तों का तांता देखने को मिलता है, कन्या भोज किए जाते हैं, यानी कन्याओं को देवी का रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। लेकिन एक सच ये भी है कि हमारे देश में महिलाओं के साथ अत्याचार खूब होते हैं, चाहे दहेज का लालच में महिलाओं के साथ अत्याचार हो या फिर यूं कहे कि गर्भ में ही बच्चों को मार दिया जाए। एक सवाल मेरा अमन जी आपसे है, क्योंकि अगर घरेलू हिंसा की बात करें तो आज भी, क्योंकि आज का जो हमारा देश है, जो आज का दौर है, पढ़ा लिखा दौर है। एक अगर देखा जाए तो महिलाएं भी आज, जैसा कि हम बात करते हुए आ रहे हैं, कि कंधों से कंधा मिलाते हुए चल रही है, प्रशिक्षित हो रही हैं, शिक्षित कर रही हैं। और ऐसे में आजकल शिक्षित महिलाओं के साथ भी घरेलू हिंसा जो होती है वो वाकई अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। तो ऐसे में जब पढ़े लिखे लोग अगर इस तरह की घरेलू हिंसा करेंगे तो इसे क्या समझा जाए और ये समाज के लिए कितना बड़ा कलंक है? ऐसे दौर में स्त्रियों को खुद ही अपने लिए, अपने असूलों के लिए, अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, खड़े होना पड़ेगा। कोई उनको ऐसे सिर्फ वो बेइज्जती से डरती हैं, वो ऐसा सोचती हैं कि हम अगर बाहर जाके बताएंगे कि मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा तो मेरी बदनामी हो जाएगी, सोसाइटी में मेरा नाम खराब हो जाएगा। तो ये सारी हिचकिचाहट जो है, ये सारी जो झिझक है, ये सारी दूर करनी होगी खुद अपने आप को। खुद स्त्रियों को अपने मापदंडों पे खरे उतरना होगा, उनको ये सारी चीजों का खुद विरोध करना होगा। क्योंकि किसी की चार दीवारी के अंदर क्या हो रहा है ना मैं जान सकती हूँ ना आप जान सकते हो, वो सिर्फ वो जान सकती है जिसके साथ वो हो रहा है। तो अगर वो उसके खिलाफ नहीं खड़ी होगी तो कौन खड़ा होगा? हाँ, अगर वो खड़ी होगी तो उसके साथ हो सकता है कोई आके उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो जाए, पर अगर वो बताएगी नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है तो कैसे होगा? अब निर्भया को ले लो, आरुषि को ले लो, शक्ति मिल जो बॉम्बे में हुआ उसको ले लो, ये सब अलग अलग मुद्दे हैं। और चिन्मयानंद को ले लो, अभी अगर कोई लड़की बेचारी बता देती है, इतना हौसला दिखा देती है, तो उसका हाल यही होता है जो चिन्मयानंद के साथ हुआ। अब जिसने गुनाह किया वो तो घूम रहा है बाहर, जिस लड़की ने थोड़ी सी हिम्मत जुटाई, बताया कि मेरे साथ ये हो रहा है, उसको भी पता था कि वो एक बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़े रसूखदार उसका रोब है, तो उसके खिलाफ कोई कुछ करेगा नहीं। उसने पहले ही अपना डर जताया, उसने पुलिस को भी हेल्प के लिए बोला, उसने सीएम को भी बोला, उसने अगर बताया तो
उसको देख के अब 10 लड़कियां जिनके साथ कुछ घरेलू अहिंसा या उनके वर्क प्लेस पे अहिंसा हो रही होगी तो 10 कदम वो पीछे हट जाएंगी। ये तो हाल है हमारे देश का। मानसिकता सबको बदलनी है, मानसिकता बदलने की हमें अपने जरूरत है, लड़कों को सिखाना है। बिल्कुल। लेकिन सवाल इस बात का है, ताहिरा जी आपसे सवाल है मेरा कि मानसिकता बदलने की हम बात करते हैं, लेकिन मानसिकता बदली कैसे जाएगी? क्या कुछ उसके लिए किए कि लोगों की जो मानसिकता है उसमें बदलाव हो सके? ताहिरा जी सुन पा रहे हैं आप? जी रिपीट करिए थोड़ा क्वेश्चन। ताहिरा जी, आवाज अमन जी को सुना होगा आपने, उनका कहना है कि मानसिकता में बदलाव की जरूरत है। मानसिकता में बदलाव किस तरह से होगा, क्या कुछ इसके लिए किया जा सकता है? नहीं बिल्कुल। देखिए मानसिकता में बार बार कह रही हूँ, रेप के लिए भी लोग कहते हैं मानसिकता में बदलाव की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है। ये मेंटल जो लेवल है इसको चेंज करना होगा। दे आर मेंटली सिक पीपल। लेकिन हम मानसिकता बदलने का इंतजार नहीं कर सकते हैं। अगर किसी महिला को चारदीवारी में प्रताड़ित किया जा रहा है या उसका सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है तो ये हमारे पास कानून है। हम सिविलाइज सोसाइटी हैं, हम सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलता है। आर्टिकल 14-15 है हमारे पास। उन आर्टिकल्स का इस्तेमाल होना चाहिए, कानून का इस्तेमाल होना चाहिए। हम कोई एनार्की में नहीं है। अगर मानसिकता बदलने का हम कितने सालों इंतजार करेंगे? हमारी बेटियों का, हमारी बच्चों का 14 जो है, आप देखिए जो अनुच्छेद 14 है वो बलात्कार हो रहा है, वो कानूनी समानता देता है। वो ऐसी समानता देता है कि किसी के साथ लिंग के लिए या किसी के साथ जन्म स्थान के लिए भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 14 बिल्कुल अलग है, वो हमें समानता का अधिकार देता है। उसका सेक्सुअल हरासमेंट से कोई लेना देना नहीं है। इंतजार करें। ठीक है, कानून है, कानून अपना काम करेगा। कानून अपना काम करेगा। कानून है और कानून के हिसाब से चलना चाहिए। कानून सख्त है और कानून अपना काम करेगा। ठीक है, तो हम इंतजार नहीं करेंगे। ठीक है सपना जी, सवाल इस बात का है, बहनें इंतजार नहीं करेंगी। ठीक है, ताहिरा जी कह रही है कानून है, कानून भी है लेकिन उसे ठीक से इम्प्लीमेंट किया जाता है या नहीं किया जाता वो आप सबके सामने है। लेकिन आज भी कई महिलाएं हैं, कानून तो बन गया लेकिन बदनामी के डर से और जो समाज की सोच है उसके डर से खुलकर सामने नहीं आ पाती, नहीं बता पाती कि उनके साथ किस तरह की दिक्कतें हैं या किस तरह की दिक्कतों को वो झेल रही हैं। तो ऐसे केस में क्या किया जा सकता है और किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है? किस तरह से इन महिलाओं को सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि वो किस तरह की दिक्कतें झेल रही हैं? आज भी नेहा जी 37% का एक ऐसा बड़ा आंकड़ा है जो कि केस रजिस्टर्ड ही नहीं होते या फिर इधर उधर कर दिए जाते हैं। बहुत सारे मामले मेरे सामने भी आए, मैंने कानून तक लेकर गई लेकिन उन्होंने समाज की बदनामी के कारण कि हमारी बेटी बदनाम ना हो जाए, आगे हमें इसकी शादी करनी है, आगे हमें इसे पढ़ाना है या आगे हमें इसे कुछ करना है, उन्होंने इस वजह से उस मुद्दे को आगे लेकर ही नहीं आए। तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हम कानूनी व्यवस्था की बात तो तब करते हैं जब वो कानूनी व्यवस्था में वो चीज आए। आज भी कितने ऐसे गांव हैं जहां पे बेटी पैदा होती है खौलते हुए पानी में। नेहा जी मैं आपको रिपीट करना चाहूंगी इस बात को, खौलते हुए पानी में उसको डाल दिया जाता है कि बेटी हमारे घर में पैदा हुई है, ये एक बदनामी हुई है, इसे बदनामी की पुड़िया बोला जाता है, इसे जहर की पुड़िया बोला जाता है। ऐसे गांव हिंदुस्तान के ही हैं हमारे। हमें ये सोचना पड़ेगा कि कानून तो जब काम करेगा जब कानून तक चीजें आएंगी, लेकिन हमें उन पीड़ितों तक पहुंचना पड़ेगा, उन व्यक्तियों तक पहुंचना पड़ेगा, ऐसे सामाजिक समीकरण बनाने पड़ेंगे कि हम उन्हें मुख्य धारा से जोड़ पाए। एक शिक्षित महिला की तो आप बात कर सकते हैं कि वो अपनी बात रख सकती है, पर कितने लोग ऐसे हैं जो प्रताड़ित हो रहे हैं लेकिन वो अपनी बात नहीं रख सकते क्योंकि उनके साथ शिक्षा का अभाव है, उनके अंदर वो आश्रित हैं क्योंकि उनका पति ही कमाएगा, यदि पति नहीं उनको भोजन देगा तो उनके पास में कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो हमें इन व्यवस्थाओं को समझना पड़ेगा, हमें महिला को सशक्तिकरण की ओर लेके जाना पड़ेगा, उसे शिक्षित करना पड़ेगा, उसे आत्मनिर्भर करना पड़ेगा, उसे स्वावलंबी करना पड़ेगा, तभी हम इस देश का विकास कर पाएंगे और आधी संख्या जो है उसको आगे हम बढ़ावा दे पाएंगे। और 2 लाइन जरूर बोलना चाहूंगी, अपमान मत करना नारियों का, इनके बल पर जग चलता है। अपमान मत करना नारियों का, इनके बल पर जग चलता है। पुरुष तो जन्म लेकर इन्हीं की गोद में पलता है।
पुरुष तो जन्म लेकर इन्हीं की गोद में पलता है। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि इससे जो लोग हैं वो सीख भी रहे होंगे कि आखिर जो महिलाएं हैं उसे किस तरह से सम्मान देना चाहिए, कितना मान सम्मान देना चाहिए और उनका क्या रोल होता है जिंदगी में। और यहाँ पर सवाल मेरा अमन जी आपसे है, क्योंकि अगर बच्चों की बात करें तो बच्चियां जब पैदा होती है, जैसे कि सपना जी को आप सुन रही होंगी, तो उनको कई जगह तो ऐसा है कि उन्हें बैरंग ही वापस लौटाना पड़ता है, भगवान के पास उन्हें बैरंग लौटा दिया जाता है। कई बच्चियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है। तो ऐसे में सवाल इस बात को लेकर भी उठता है कि ऐसी जो मानसिकता है वो तो जाहिर तौर पर देश के लिए बेहद खतरनाक है, लेकिन जब सरकार तमाम तरह की सहूलियतें देती है, जब सरकार तमाम फैसिलिटी दे रही है, बच्चे के जन्म से लेकर उसके पढ़ाई और उसकी शादी तक का भी खर्च सरकार उठाती है, तो फिर आखिर जो लड़कियां हैं वो इतनी बोझ क्यों होती है समाज पर? देखो, लड़कियों के लिए लाडली स्कीम चलाई है सरकार ने, बहुत अच्छी स्कीम है। ऐसी स्कीमें बिल्कुल इसी चीज को प्रोत्साहित करती हैं कि भ्रूण हत्या को रोका जा सके। पर ये सब वही है कि मानसिकता जब तक लोगों की नहीं बदलेगी, ये सब हमें नेहा जी घर से शुरू करना होगा। नहीं, मानसिकता की देखिए बात अलग है, लेकिन सवाल इस बात का है कि जब तमाम तरह की स्कीम चलाई हुई है सरकार की तरफ से, बावजूद इसके लड़कियों को बोझ क्यों समझा जाता है? क्योंकि ये स्कीमें उनके घर तक पहुंच नहीं पाती। स्कीमों की अनाउंसमेंट तो हो जाती है, पर उसको इम्प्लीमेंट करने में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। प्रशासन की कमी समझ लो, चाहे लोगों की अवेयरनेस की कमी समझ लो, कि लोगों तक वो बात पहुंच ही नहीं पाती। लोगों को पता ही नहीं है हमारे लिए क्या क्या स्कीम चल रही है। तो सरकार तो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। सरकार ने यहाँ ट्रिपल तलाक हटा दिया, सरकार ने यहाँ 370 हटा दी, 35A हटा दी। तो ये मोदी सरकार जो है ये कर सकती है अगर चाहे तो। इनको यही करना है कि इनको जो संविधान के थोड़ा सा चेंज करें या संविधान को जैसे भी कानून बनाएं, तो इनको कानून को सख्त कर देना है। 33% लाना चाहिए। एक तो ये है कि जो भी ये क्राइम करता है, जो भी कानून तो बना दिया गया है, जो भी लेकिन सवाल इस बात का है ताहिरा जी, सवाल इस बात का है कि कानून तो कई बन गए हैं, कानून को इम्प्लीमेंट ठीक से नहीं किया जा रहा है। आपने उसको नहीं देखा क्या जी? शाहजहांपुर वाले केस में नहीं देखा? जी। अगर लड़की पे एक्सटॉर्शन का केस है भी तो उसके तो अलग धाराएं हैं, उसमें अलग 2 साल की सजा होती है। लेकिन अगर लड़की कह रही है, और जस्टिस वर्मा कमेटी है हमारे पास, उसके कानून है, और वो कह रही हमारे साथ बलात्कार हुआ है, कोई लड़की खड़े होकर कह रही जो लॉ की ग्रेजुएट है, तो क्या लॉ की धारा, रेप की धारा नहीं लगना चाहिए? तो कहाँ लगी है? वहाँ लगी बिटिया कह रही है, उत्तर प्रदेश की बिटिया कह रही है, उन्होंने धाराएं तो नहीं लगाई चाहिए। तो ये प्रशासन की कमी आ गई ना। वहाँ मोदी जी आके थोड़ी ना धाराएं लगाएंगे, जो कानून है वो तो बना हुआ है। अब जब जो वहाँ पे लोकल पुलिस देख रही है, जो शाहजहांपुर की है, तो उनको उनके रसूख को हटा के सिर्फ ये देखना चाहिए। लेकिन ताहिरा जी, लॉ की जो लड़की है वो गलत नहीं बोलेगी। अगर इतनी मैच्योरिटी उस लड़की में है, इतनी हिम्मत है कि वो बताने आ गई, वो सामने आ गई, कैमरा ऑन कैमरा उसने आके बताया कि मेरे साथ ये हुआ है, तो कम से कम उसकी जो शब्द हैं, कोई भी लड़की अपने ऊपर इतना ब्लेम नहीं लगाएगी। लोग मतलब उसको देख के तो और 10 लड़कियां पीछे हो जाएंगी। कारण यही है कि जो अगर हिम्मत करती हैं आगे आने की, बताने की कि हमारे साथ रेप हुआ है या हमारे साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुई है, तो उनको ऐसे दबा लिया जाता है। अब कहाँ चिन्मयानंद पे कहाँ धाराएं लगी? उसमें मेडिकल रिपोर्ट को लिंगर ऑन किया गया। मैं बताना चाहूंगी, मेडिकल रिपोर्ट को लिंगर ऑन किया गया, जिसकी वजह से लगा दिया गया है। क्या केस को रफा दफा करने की कोशिश की गई उसमें। ठीक है, एक ताहिरा जी सवाल इस बात का भी है, क्योंकि आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया था कि कानून बना हुआ है, कानून को इम्प्लीमेंट ठीक से नहीं किया जा रहा है। ये एक बड़ा सवाल बन जाता है कि क्यों आखिर कानून को नहीं अपनाया जा रहा है, उसको ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है। सवाल ये है कि क्या अब जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की आपने बात की थी, वो फास्ट ट्रैक कोर्ट की संख्या बढ़ानी चाहिए, ताकि क्योंकि इस तरह के जो मामले होते हैं ये लंबे खिंचते जाते हैं, और ये भी एक वजह होती है, जो पीड़िता होती है वो इंसाफ की गुहार लगाते लगाते परेशान हो जाती है, उनका परिवार परेशान हो जाता है, लेकिन इंसाफ नहीं मिल पाता है। और ये भी एक मुख्य वजह होती है कि लोग आवाज उठाने की बजाय अपनी आवाज को दबाना बेहतर समझते हैं। बिल्कुल मुख्य वजह होती है, क्योंकि अगर हमारी महिला के साथ जिसने बलात्कार किया है वो मसल पावर और नामी ग्रामी लोग होते हैं, मनी या मसल पावर वाले होते हैं, तो अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं है, उसका निस्तारण जल्दी नहीं होगा लिमिटेड टाइम में, तो जो विटनेस है वो भी हॉस्टाइल हो जाएंगे। जब एविडेंसेस पहुंचेंगे नहीं और एविडेंसेस कोर्ट में आएंगे नहीं, जो फैसला होगा
वो उसी के फेवर में हो जाएगा, उस एक्यूज के। और जाहिर है जब कोई इस तरह की हीनियस क्राइम करके, मैं बहुत साफ गोई से आपके चैनल पे कहती हूँ, जब वो छूट जाता है तो ये एक बहुत गलत प्रेसिडेंट सेट करता है कि दूसरे लोगों को हिम्मत देता है कि महिलाओं को दम दर्जे का समझें, महिलाओं को कॉमोडिटी समझें, यूज एंड थ्रो। जब तक इसी में बार बार कहती हूँ कन्विक्शन रेट बढ़ाना होगा। देयर मस्ट बी पॉलिटिकल विल, कन्विक्शन रेट को बढ़ाना है, फास्ट ट्रैक कोर्ट से निस्तारण करना है, फैमिली कोर्ट्स में भी हमें जजेस को बढ़ाना है। टाइम लिमिट कर देना चाहिए रेप के केसों के लिए। मेरा मानना है कि 7 दिन के अंदर अंदर उसका निर्णय होना चाहिए। यदि इस तरीके की व्यवस्था होगी तो कहीं ना कहीं समस्या का समाधान मिलेगा। लेकिन सरकार की इसमें किस तरह की भूमिका है? एक सवाल यहाँ पर बनता है, डॉक्टर यूके चौधरी जी, आप अभी हमारे साथ जुड़े हैं इस चर्चा में, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन सवाल इस बात का है कि तमाम दावे, तमाम वायदे किए जाते हैं, जब भी चुनाव आते हैं तमाम तरह के नारे लगवाए जाते हैं, वायदे किए जाते हैं कि हम महिलाओं की महफूजियत के लिए कदम उठाएंगे, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाएंगे, लड़कियों को पढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे, सब पढ़े सब बढ़े, तमाम तरह के दावे नारे दिए गए हैं आप लोगों की सरकार की तरफ से। लेकिन सवाल इस बात का है, क्या आज भी उन दावों पर अमल किया जा रहा है? वो जो दावे आपने किए थे वो जमीनी हकीकत में तब्दील हुए हैं क्या? जरूर। देखिए, इस सरकार ने अगर आप करें बात तो जरूर महिला का सशक्तिकरण किया है, लेकिन वही बात है कि जब 70 साल से वो कमजोर रही कंपैरेटिवली, और अब उसको अधिकार दिए गए, अब बहुत सारी चीजें करी गई, चाहे स्वच्छता के लिए किया गया हो, चाहे शौच के लिए उनके लिए शौचालय की पहल की गई हो, चाहे उज्ज्वला योजना के तहत उनको एक आंखों से रोशनी देने की बात की गई हो, छोटे छोटे इश्यूज के हो, चाहे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन की बात करी गई हो। कुल मिला के चीजें तो हो रही हैं, लेकिन जो पेस है, वो रफ्तार है, जो वो उस विषय में नहीं हो रही है। ऊपर से हो रही है, इम्प्लीमेंट नीचे तक भी जा रहा है इसका? नहीं, जारी है, ऐसा नहीं है कि जारी है, लेकिन चूंकि अगर आप देखें सरकारें बदलती हैं, लेकिन सरकारों में क्या है ना कि अधिकारी वही रहते हैं। IAS, IPS, ये जो सबसे बड़ा अधिकार, जो सेक्रेटरी, ये सब लेवल जो है वही है। और देखिए मूल परिवर्तन अगर नहीं होगा तो चीजें उस तरीके से नहीं। तो मूल परिवर्तन कहाँ से होगा सर, ये बताइए। देखिए, उसके लिए आपकी जो योजनाएं हैं, अगर उसको धरातल पर लेके आना है तो वो कौन लेके आएगा? देखिए, मुझे लगता है राजनेता अगर बदलते हैं, 5 साल में नया राजनेता आया, उसे उतना ज्ञान नहीं होता, उसे उतनी नॉलेज नहीं होती, क्योंकि एक्सपीरियंस भी एक चीज होती है। तो ये जिम्मेदारी हमें लगता है IAS, IPS जो सरकारें चलाते हैं, हकीकत तो ये है कि वो सरकारें चलाते हैं, ना कि नेता सरकारें चलाते हैं। वो अपनी मनमानी करे या फिर जो योजनाएं सरकार की तरफ से लाई गई है उसको ठीक से लागू ना करे, तो इसका जिम्मेदार कौन है? हम सभी जिम्मेदार हैं। मैं इसमें ये बोलना चाहूंगी कि उनके महिलाओं की समस्याओं के लिए महिलाओं से पूछा जाए। पुरुष यदि बैठकर उनके लिए नीति और रणनीति बनाएंगे तो समस्या का समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि एक महिला ही समझ सकती है कि कितनी तकलीफ होती है। जब एक वो बच्चे को जन्म देती है, एक साथ 206 हड्डी टूटने का जो दर्द होता है वो महसूस कर सकती है। तो नेता बैठकर यदि उसके लिए कोई भी रूल्स रेगुलेशन बना देंगे, मुझे नहीं लगता कि उस समस्या का समाधान हो पाएगा। तो महिलाओं की भागीदारिता को आगे बढ़ाया जाए, राजनीति में उन्हें स्थान दिया जाए। संख्या बढ़ रही है, लेकिन अभी भी प्रतिशत बहुत कम है, जिसको कि 1-2% में गिना जा सकता है। तो हमें ये मानना पड़ेगा कि इस प्रतिशत को जब हम आगे बढ़ाएंगे, तभी महिलाओं की समस्या का सही निराकरण हो सकता है। शिक्षा से संभव है, शिक्षा से भी संभव है, शिक्षा भी है, स्वावलंबी से भी है, सम्मान से भी है। वो डिपेंडेंट अपने आज भी परिवार मंच पे देख लीजिए नेहा जी, कितनी महिलाएं बैठी होती हैं, 1 या 2 महिलाएं मंच पे बैठी होती हैं। स्त्रियों के लिए अभी कानून बनाए गए हैं, स्त्रियों के लिए 1961 में कानून बनाया गया था, प्रसूति काल का, वो जो 90 दिन की छुट्टी उनको जाएंगे आपके पास, आ रहे हैं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको 90 दिन की छुट्टी मिलती है, वो 1961 में बनाया गया था। और उसके साथ ही दाज के विरोध का जो कानून था वो भी पहले का ही बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि जो ठीक है, ताहिरा जी कुछ कह रहे हैं, ठीक बना रही है। ठीक है, ताहिरा जी कुछ कह रहे हैं आप? आप कुछ कहना चाह रही हैं ताहिरा जी? जी, मेरा ये कहना है कि बात हो रही है कि महिलाओं की भागीदारी, तो जस्टिस वर्मा कमेटी जब गठित हुई थी तो जितने इनपुट दिए थे वो सब महिला संगठन और विक्टिम महिलाओं ने और वीमेन एक्टिविस्ट ने दिए हैं। उसके बाद ये मजबूत कानून बना है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी सारा महिला संगठन, वीमेन एक्टिविस्ट लड़ झगड़ के लाए कि क्या क्या होना चाहिए। बहुत ही मजबूत, उसको पूरा पढ़िए। महिला डोमेस्टिक वायलेंस अगर पति करता है
उसके बावजूद उसी घर में रह सकती है, बिल्कुल। उसी छत के नीचे रह सकती है। बिल्कुल। ये पति की जिम्मेदारी बिल्कुल, होती है कि तमाम बच्चों का दावे उसका पालन और पोषण तमाम करे। वादे किए और जाते हैं, तमाम कानून बन गए हैं, बहुत मजबूत लेकिन है, कानून उन्हें को पढ़ ठीक से लीजिए। इम्प्लीमेंट नहीं किया महिलाओं जा ने रहा है, बहुत लड़ जो कि झगड़ के कहा मजबूत जा सकता है कानून कि बना समाज लिए के हैं। लिए बहुत अब खतरनाक है। implement बहुत करने की शुक्रिया बात है, अब इससे आप सभी मजबूत- मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। दरअसल कानून बहुत बन गए हैं और कानून को ठीक ढंग से लागू कब किया जाएगा ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि दिवाली भी बहुत जल्द आने वाली है और ऐसे में जिस देश में महिलाओं को पूजा जाता हो, एक लक्ष्मी का रूप माना जाता हो और दिवाली पर हर कोई चाहता है कि उनके घर में लक्ष्मी आए। नवरात्रि के टाइम पर जब पूजा की जाती है पूरे 9 दिन तो देवी का रूप माना जाता है, बच्चियों को पूजा जाता है, लेकिन उसी समाज में इस तरह की दरिंदगी होती है, महिलाओं पर अत्याचार होता है, जो कि अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। सख्त कानून बना दिए गए हैं, लेकिन अब लोगों की मानसिकता में कब और कैसे बदलाव आएगा ये भी एक सवाल छोड़ जाता है, जिसका जवाब आपको भी ढूंढना चाहिए और इसका तलाश करना चाहिए जवाब कि आखिर किस तरह से लोगों की मानसिकता में बदलाव लाया जा सकता है और लोगों की कुंठित मानसिकता को बदला जा सकता है। बहरहाल लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।